नमस्कार। सुर्खियों के बाद शुरुआत करेंगे बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस मामले में टीकमगढ़ से जो मिल रहा है। बोरवेल में 5 साल का मासूम गिरा है। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पृथ्वीपुर थाना इलाके के सेतपुरा की यह घटना है। बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ है और अब किसी तरह ये जानने की कोशिश हो रही है कि बच्चे की हालत फिलहाल कैसी है और उसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि जितना जल्द हो इस बच्चे को रेस्क्यू किया जा सके। टीकमगढ़ का ये मामला, बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ है। 5 साल का ये बच्चा है। खेलते खेलते बोरवेल में गिरा है और अब इसे निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। सबसे पहले कोशिश ये है, ये देखा जा रहा है कि बच्चा बोरवेल के अंदर सुरक्षित है, कितना ये अंदर है, ये तमाम चीजें कोशिश की जा रही है। 5 साल का ये बच्चा है। लगातार इस तरह की घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में ये बोल चुका है कि बोरवेल जब भी कहीं इस तरीके की स्थिति बने, बोरवेल खोदा जाए, उसके बाद उस गड्ढे को खुला ना छोड़ा जाए। प्रहलाद इसका नाम है। 5 साल का प्रहलाद बोरवेल के अंदर है। लगातार कोशिश की जा रही है प्रहलाद को बचाने की और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मासूम को बचाने का मिशन लगातार जारी है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहली कोशिश ये कि पता किया जाए बच्चा कितना गहरे तक अंदर फंसा हुआ है और फिलहाल उसकी हालत कैसी है। इसके बाद ही किसी तरह का रेस्क्यू किया जा सकेगा। बोरवेल में 5 साल का मासूम गिर गया है। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो एसडीएम कलेक्टर है उनसे संपर्क हो पाए और वो बता पाए कि किस तरह की वहां स्थितियां हैं। आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं और अब किसी भी तरह कोशिश यही कि जल्द से जल्द प्रहलाद, इसका नाम जो बताया जा रहा है, जल्द से जल्द प्रहलाद को बाहर निकाला जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसी बोरवेल में ये बच्चा गिरा है, 5 साल का मासूम। टीकमगढ़ का पृथ्वीपुर थाना इलाका लगता है। सेतपुरा गांव की घटना है। हालांकि आसपास का जो बल है वो भी मौके पर बुलाया गया है ताकि भीड़ किसी तरह बेकाबू ना हो जाए। लोगों की भीड़, भारी भीड़ यहां पर जुट रही है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस बच्चे को बचाया जा सके। प्रहलाद इसका नाम बताया जा रहा है। 5 साल इसकी उम्र है। राजीव हमारे सहयोगी, लगातार उनकी नजर बनी हुई है। राजीव, क्या कुछ अपडेट? राजीव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? क्या कुछ अपडेट? इस बच्चे का नाम भी बताएं, परिजनों से क्या बातचीत हुई, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, बताएं जरा। चलिए, तो राजीव से हम संपर्क करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और राजीव अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे पहले कोशिश ये कि बच्चे की हालत फिलहाल कैसी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है। राजीव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, परिजनों का क्या कहना है, कैसे ये घटनाक्रम हुआ? चलिए, तो संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। बोरवेल में 5 साल का जो मासूम बच्चा है वो गिर गया है। बहुत ज्यादा साफ नहीं हो पाया है। हालांकि बार बार ये समझाइश दी जाती है तमाम पंचों, सरपंचों, इन सबको इस बात की प्रशासनिक हिदायत भी दी जा चुकी है कि अगर इस तरह से कहीं बोरवेल के लिए गड्ढा खोदा जाता है उसे बंद करना है, अन्यथा जिम्मेदारी बोरवेल करने वाले की मानी जाएगी। बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद भी लापरवाही, सामने आ रही है। राजीव, अगर मुझे सुन पा रहे हो तो बताएं ये पूरा घटनाक्रम सबसे पहले बताएं, कब ये बच्चा गिरा है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी लग पाई है, क्या अपडेट है?
ललित, जो बच्चा है वो बोरवेल में अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि जो प्रशासन है पूरी उसका रेस्क्यू किया जा रहा है और जो सेना की भी मदद के लिए सेना को भी बुलाया गया है। कुछ ही देर बाद सेना पहुंचकर वो भी रेस्क्यू करेगी। फिलहाल जो बच्चा है उसमें अभी जो ऑक्सीजन है उसको भी डाला गया है ताकि बच्चे पर को किसी भी तरह से ऑक्सीजन मिल सके गड्ढे के अंदर और सांस लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। हालांकि बच्चे में अभी किसी भी तरह की हलचल दिखाई नहीं दे रही है। काफी देर के बाद मूवमेंट के बाद ना आवाज बाहर से दी जा रही है, लेकिन अंदर से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आ रही है। सीसीटीवी कैमरा डालने का प्रयास प्रशासन की टीम अभी कर रही है। जैसे ही सीसीटीवी कैमरे से जो अंदर की तस्वीर निकलकर सामने आएगी उससे स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बच्चा कितने फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है। और जो प्रशासन की टीम है मौके पर है और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर है ताकि बच्चा जैसे ही बोरवेल से निकले उसको स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह दी जा सके। और फिलहाल जो जेसीबी मशीन है, दो जेसीबी मशीन की वजह से जो गड्ढा है वो बाजू में कराया जा रहा है। काफी गहरा गड्ढा कराया जा रहा है और जितने फीट तक बच्चा फंसा हुआ है उतने फीट तक जो साइड से गड्ढा है वो भी किया जाएगा और ताकि जो बोरवेल और गड्ढे के बीच से बच्चे को आसानी से निकाला जा सके। इसके लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयारी किए हुए है। ये जो जगह है पृथ्वीपुर का सिद्धपुरा गांव जिला मुख्यालय से कितनी दूर पड़ता है? कौन कौन यहाँ पर पहुंचा? ये घटना कब की है? कब ये बच्चा बोरवेल में गिरा है राजीव? बताया जा रहा है कि आज जो दिन में सुबह 10 साढ़े 10 बजे जब बच्चा अपने माँ बाप के साथ खेत पर गया हुआ था तो खेत पर ही खेल रहा था और उसी के खेत में यह बोरवेल का गड्ढा है और गड्ढे के ऊपर जो तगाड़ी है वो रखी हुई थी। तगाड़ी से जो गड्ढा है वो ढका हुआ था, लेकिन बच्चे किस तरह जो गड्ढा है वो तगाड़ी से हट गया और बच्चा वहीं खेलते खेलते बोरवेल के गड्ढे में जा गिरा। और परिजनों ने जैसे ही बच्चे को देखा तो उसके बाद जो प्रशासन है उसको मामले की सूचना दी। पुलिस की और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को रेस्क्यू कर निकालने का प्रयास किया है और अभी भी रेस्क्यू प्रशासन की टीम का जारी है और बच्चे को सुरक्षित किस तरीके से निकाला जा सके इसकी भी पूरी तरह से प्लानिंग प्रशासन की टीम कर रही है। चलिए, और क्या जो एसडीएम और कलेक्टर हैं वो क्या यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? भार्गव और तरुण जैन? बिल्कुल, प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और जो कलेक्टर हैं वो भी पहुंचने वाले हैं और एडीएम फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं। एसडीएम भी मौके पर हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर जो गांव है सैदपुरा वहीं पे मौके पर हैं और जो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो भी मौके पर है ताकि बच्चे को ऑक्सीजन भी जो बोरवेल का गड्ढा है उसमें डाली गई है। लेकिन फिलहाल बच्चे की जो स्पष्ट तस्वीर है बाहर निकलकर नहीं आ पाई है और सीसीटीवी कैमरा की मदद से अब अंदर की तस्वीर को लेने का जो प्रशासन की टीम है वो प्रयास कर रही है। ये बात समझ से परे है राजीव के बार बार मतलब सुप्रीम कोर्ट तक इसमें साफ निर्देश दे चुका है किस तरीके से ये बोरवेल खोदे जाने हैं, इनकी इजाजत से लेकर और गड्ढे को ढकने तक। बावजूद इसके इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है प्रशासन से लेकर और घर वालों तक से। बिल्कुल, जो सबसे पहली लापरवाही तो जिसका खेत है उसकी सामने आती है ताकि जब भी कोई इस तरह का बोरवेल कराया जाए और उसमें पानी ना निकले तो उसके बाद जो गड्ढा है उसको तुरंत ढक देना चाहिए और इस तरीके के गड्ढों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तमाम प्रकार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और जिस तरीके की घटनाएं हमने भी पहले देखी हैं और चैनल के माध्यम से दिखाई हैं तो लोग जागरूक भी हुए हैं, लेकिन आज भी तमाम प्रकार की जो घटनाएं इस तरीके की देखने को मिलती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही स्पष्ट नजर आती है। दूसरी चीज फिर प्रशासन की भी लापरवाही होती है ताकि जो इस तरीके की गड्ढा है तो सबसे पहले उनको प्राथमिकता से बंद करवाया जाए और क्योंकि प्रशासन का अमला भी ग्रामीण स्तर के
तक रहता है और सब प्रकार पूरी सूचनाएं जो प्रशासन के अमले तक रहती हैं, पटवारी रहता है और तमाम जो ग्रामीण स्तर पे जो प्रशासनिक अमला काम करता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी इस मामले की जानकारी होना चाहिए कि किसका गड्ढा है, किसका खेत है, किसके खेत में बोरवेल हुआ है। तो उसको भी जो प्रशासन की टीम के जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों को मोटिव नहीं करते हैं ताकि इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके। अगर प्रशासन की टीम भी मौके पर जो घटना स्थल है उसको, जैसे गड्ढा हुआ है, उसको तुरंत देखे और उसको मुस्तैदी से उसको ढकवाया जा सके, तो इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आएगी। आपने इस बात का भी जिक्र किया कि सेना की भी मदद लेनी पड़ सकती है। सेना की मदद ली जाएगी, एनडीआरएफ की मदद ली जाएगी, एसडीआरएफ की ली जाएगी। कुछ साफ कर रहे हैं अधिकारी, और वो हमला कहां पर है, क्योंकि वो ज्यादा वेल इक्विप्ड होते हैं, संसाधन उनके पास ज्यादा बेहतर होते हैं। बिल्कुल ललित, जो सेना की मदद के लिए प्रशासन ने जो सूचना दे दी है, संभवतः जो झांसी है, झांसी से सेना की मदद के लिए बुलाया गया है, तो सेना की मदद ली जाएगी और कुछ ही घंटों में अब सेना जो अपने इक्विपमेंट्स हैं उसको लेकर पहुंचेगी और सेना का रेस्क्यू जैसे ही जारी होगा तो उसके बाद जो पल पल का अपडेट है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सेना की मदद के लिए प्रशासन ने बोल दिया है और सेना की मदद कुछ ही देर में सेना पहुंचने ही वाली होगी। इसके बाद उसका भी रेस्क्यू शुरू हो जाएगा ललित। और आपकी अगर अधिकारियों से कोई बात हो पाई हो, उस पर भी हम आगे अपने दर्शकों को जरूर अपडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार राजीव की नजर बनी हुई है। बोरवेल में प्रहलाद फंसा हुआ है, 5 साल इसकी उम्र है। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कमलनाथ के आवास पर बैठक, उपचुनाव में वोटिंग के बाद यह बैठक हुई है। संगठन मंत्री और विधानसभा के प्रभारी इसमें मौजूद रहे। बढ़े हुए मतदान प्रतिशत पर चर्चा की गई है। नतीजे के बाद की रणनीति पर चर्चा की गई है। भोपाल से बड़ा सियासी अपडेट आपको बता दें, कल ही मतदान और अब वोटिंग के जिस तरीके से परसेंटेज आए हैं, इसे लेकर क्या कुछ रणनीति होगी। कमलनाथ के आवास पर बैठक हुई है। संगठन मंत्री, विधानसभा प्रभारी, ये तमाम लोग मौजूद रहे। बढ़े हुए मतदान प्रतिशत पर भी चर्चा हुई है। आगे क्या रणनीति होगी, नतीजे 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद की रणनीति को लेकर चर्चा होनी है। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी, क्या बैठक अभी भी चल रही है? जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से कल वोटिंग हुई थी 28 विधानसभा सीटों को लेकर, उस दौरान भी लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ मुख्यालय से जो है तमाम नेताओं के साथ नजर बनाए हुए थे। और उसके बाद जब ये वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद तमाम वहां के परसेंटेज सामने आ चुके हैं कि कहाँ कितनी वोटिंग हुई है, और जो 2018 में जो वोटिंग हुई थी उसके बाद अब जो वर्तमान में वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज क्या है, कहाँ किन सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तो ये तमाम आकलन जो सामने निकल कर आया है उसको लेके एक रणनीति तैयार की जा रही है। और ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि जो अभी तक वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आया उसका जब आकलन किया गया तो किस तरीके से 2018 में उस वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई थी, किस पोलिंग बूथ पर कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है, इसका भी आकलन और तुलनात्मक अध्ययन जो है इस बैठक में किया जा रहा है। इसके अलावा कितनी सीटों पर जो है जीत सुनिश्चित है उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। तमाम जो फीडबैक विधानसभा प्रभारियों के द्वारा कमलनाथ को मिले हैं, तमाम नेताओं के द्वारा जो फीडबैक मिला है उसका आकलन भी इस बैठक में किया जा रहा है कि जीत सुनिश्चित किन किन सीटों पर होती नजर आ रही है उनके आकलन के अनुसार। साथ में किस तरीके से आगे की रणनीति कांग्रेस कमेटी की रहने वाली है, किन व्यक्तियों को, किन नेताओं को, किन पदाधिकारियों को कौन कौन सी जिम्मेदारी जब काउंटिंग होगी, जब परिणाम आएंगे 10 तारीख को, उसके दौरान रहने वाली है, किस स्तर पर जो है ये नजर रखेंगे और तमाम जो पदाधिकारी है, जो जिम्मेदारी दी जानी है
किन किन पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, इसके अलावा जो विधानसभा के प्रभारी है उनके लिए क्या क्या काम रहेंगे, इसको लेकर तमाम जो विषय है उस पर चर्चा फिलहाल की जा रही है। एक ये ट्रेंड सा बन गया है कुछ समय से मनोज की बाकायदा लॉकर रूम के बाहर जो कांग्रेस के नेता हैं वो खुद ही अक्सर पूरी रात दिन रात बैठे रहते हैं। खैर ये देखना दिलचस्प होगा क्या इस मीटिंग से निकल कर आता है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर भोपाल से, सीएम शिवराज आज कई अहम बैठक करने वाले हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर भी बैठक होगी। इसमें सभी एसीएस, पीएस और जो सचिव हैं, सचिव स्तर के अधिकारी वो शामिल होंगे। दोपहर तकरीबन 2:15 बजे बैठक होगी। दोपहर 3 बजे ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। दोपहर 3:30 बजे कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक होनी है। एसीएस, होम, डीजीपी समेत आला अधिकारी इसमें शामिल होंगे। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में राजधानी के आला अधिकारी शामिल होंगे। सीएम भोपाल में हुए फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भी रिपोर्ट तलब कर सकते हैं। आरिफ मसूद की अगुवाई में जो प्रदर्शन हुआ था। इधर दोपहर 4:15 बजे खाद्य पदार्थों में मिलावट के अभियान की समीक्षा भी सीएम शिवराज करेंगे। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने सुना है कांग्रेस कार्यालय में कल मूवर्स पैकर्स वाले आ गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी जल्दी क्या है, 10 तारीख तक का इंतजार कर लेते। तंज ये उन्होंने कांग्रेस को लेकर कसा है। है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आ रहे हैं। ये मान्यता नीचे घूमने से तो बनी ही, पर जब कल परसों से कांग्रेस के बयान आने लगे कि ईवीएम प्रशासन का दुरुपयोग, तो इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस हार मान रही है। जब भी कांग्रेस ये कहने लगे, क्योंकि जब उनकी सरकार बनती तो ईवीएम अच्छी हो जाती है और जब हारने लगती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। मैंने तो सुना है कार्यालय में कल मूवर एंड पैकर आ गया था, सामान पैक करने वाला। अब इतनी भी जल्दी क्या है घर जाने की, प्रतीक्षा करें 10 तारीख तक, 11 को जाए। अब कोई संभावना है नहीं। और इधर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि 10 नवंबर तक सरकार को कोई नीतिगत फैसला नहीं लेना चाहिए। जिन 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो करोड़ों के विकास कार्यों के नारियल फोड़े गए, उसके चलते प्रदेश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई है। जैसा कि सर्वविदित है, रोज मीडिया डोमेन में बातें हैं, कंगाल हो चुकी है, आर्थिक दिवालियेपन पे। नगरीय निकायों को जो पैसा 324 करोड़ देना था वो लगभग 200 करोड़ रुपए रिलीज कर रहे हैं। 6 महीने से कर्मचारियों की, खासकर नगरीय निकाय के कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं बटी। छतरपुर में बड़ा मलहरा उपचुनाव की वोटिंग के बाद कांग्रेस की प्रत्याशी रामसिया भारती का बयान आया। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की तरफ से चुनाव तो प्रशासन लड़ रहा था, वो अपना काम करते रहे, हम भी डटे रहे। उनकी माने तो परिणाम आने पर उनकी ही जीत होगी। भाजपा की ओर से तो प्रशासन की लड़ाई कर रही थी, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी जी तो थे, बिल्कुल प्रशासन लड़ता रहा है और हम लोग लड़ते रहे, हमारे कार्यकर्ता लड़ते। तो आपको कैसी कठिनाई लगी प्रशासन के साथ लड़ने में, किस तरीके से परेशानी आई? हाँ, उन्होंने अपना काम किया, पर हम लोग तो डटे रहे। हम लोग तो हटने वाले नहीं, डटने वाले हैं, डटे रहे हैं ताकत। मंदसौर में मतदान के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। प्रदेश पुलिस के अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात है। पूरी तरह से ईवीएम को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। राजीव गांधी सरकारी महाविद्यालय में 10 तारीख को मतगणना होगी, उससे पहले ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। खबर दतिया से, चेकिंग के दौरान लग्जरी गाड़ी में कैश मिला है। गाड़ी में रखे सूटकेस में 22 लाख रुपए निकले हैं, 22 लाख से ज्यादा निकले हैं। आयकर विभाग को इसकी इत्तला दे दी गई है। गोराघाट पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है। तो दतिया से बड़ी खबर, लग्जरी गाड़ी में 22 लाख से ज्यादा का कैश मिला है। चेकिंग के दौरान ये कैश मिला है। पुलिस ने हालांकि इस बात की जानकारी आयकर विभाग को दे दी है। और अब खबर जबलपुर से। जबलपुर के कोतवाली थाना इलाके में सराफा बाजार में एक शराबी कार चालक महिला ने जमकर हंगामा मचाया।
नशे में धुत ये महिला करीब आधे घंटे तक सड़क पर बवाल काटती रही। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान महिला एक शख्स से बहस भी कर रही थी। महिला के हंगामा मचाने की सूचना मिलते ही डायल 100 और कोतवाली थाने का स्टाफ पहुंचा। महिला को काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन महिला शांत होने के बजाय और ज्यादा भड़क गई। कई प्रयासों के बाद इस महिला को आखिरकार थाने ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक महिला भोपाल में रहती है, सराफा में उसकी प्रॉपर्टी है, इसे लेकर उसका विवाद चल रहा है। इसी सिलसिले में वो जबलपुर आई थी। पुलिस ने महिला को समझाइश देकर बवाल करने का प्रकरण दर्ज कर लिया है और उसके संपत्ति विवाद की जांच शुरू कर दी। एक महिला नशे की हालत में थी जो काफ़ी उत्पात मचा रही थी सोनाराज मंदिर के पास में, जिसे महिला पुलिस के माध्यम से पकड़कर विक्टोरिया हॉस्पिटल रवाना किया गया। महिला प्रियंका चौधरी उसी क्षेत्र की रहने वाली थी, वर्तमान में भोपाल में निवास कर रही है। अपनी कार से सोनाराज मंदिर के पास पहुंची, किसी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर शराब के नशे। दमोह के जिला अस्पताल में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई और घंटों तक ये ड्रामा चलता रहा, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। आपको बताएं, ये महिलाएं यहां जांच करवाने के लिए पहुंची हुई थी। करवा चौथ को लेकर बाजारों में रौनक है। महिलाएं पूजा का सामान लेने, मेहंदी लगवाने के लिए मार्केट पहुंची हैं और न्यूज़ 18 ने मार्केट का जायजा लिया। तो करवा चौथ को लेकर बाजार गुलजार हैं और महिलाएं तैयार होने के लिए, श्रृंगार के लिए, सामान की खरीदारी के लिए बाजार पहुंची हुई हैं। आज करवा चौथ है, यानी वो दिन जब महिलाएं अपनी सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं और साथ ही निर्जला व्रत भी रखती हैं। और इस व्रत के लिए बाजार पहले से गुलजार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के रंग बिरंगे करवे और पूजन सामग्री बाजारों में आ चुकी है, जिसे लेने के लिए सुबह से ही लोग आए हुए हैं। जो भी पूजा सामग्री होती है और सुहाग की चीज़ें गौर माता को चढ़ाई जाती हैं, वो बाज़ारों में आ चुकी है। और उसके साथ ही कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपने श्रृंगार का खास ख्याल रखती हैं और श्रृंगार के तहत वो अपने आप को सजाती हैं, धजाती हैं, ताकि शाम को जब चांद निकले रात होते होते तो वो चांद का दीदार करके अपना व्रत खोल सके। कुछ महिलाएं हैं जो आपको मेहंदी लगाती हुई दिखाई दे रही होंगी और इन्होंने भी आज करवा चौथ का व्रत रखा है। कितनी एक्साइटमेंट होती है, किस तरीके से ये पूजा पाठ करती हैं, आइए महिलाओं से ही बात करते हैं। मेहंदी लगवा रही हैं करवा चौथ जी, और कितनी एक्साइटमेंट रहती है इस त्यौहार को लेकर? जी काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है। सुबह से हम लोग वहाँ बैठते हैं, पूरा सारा पूजा का सामान लगाते हैं, फिर यहाँ आके मेहंदी लगवाते हैं, रात को व्रत खोलते हैं, तो काफ़ी एक्साइटिंग रहता है। और मिलजुल करके ये त्यौहार मनाते हैं। जी। क्या कोरोना ने इस त्यौहार का रंग थोड़ा फीका किया है? हाँ ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट में इतनी चहल पहल नहीं है जैसा हम लोग पहले देखते थे। इस दिन तो काफ़ी भीड़ रहती थी, जो अब नहीं है। पर फिर भी त्यौहार तो त्यौहार है, कोई भी चीज़ उसको रोक तो नहीं सकती, तो जैसे भी है वैसे ही काम चला रहे हैं। और कितना मुश्किल होता है निर्जल व्रत रखना पूरे दिन? काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको सच में ज़रूरत होती है कि थोड़ा पानी पी लें, लेकिन फिर भी ठीक है, चलाते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं जो मेहंदी लगवा रही हैं। और आज के दिन का खास महत्व तो होता है क्योंकि आज का जो भी श्रृंगार होता है वो पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ही किया जाता है। हालांकि कोरोना संकट काल में थोड़े बहुत बदलाव ज़रूर आए हैं। जो आम रौनक होती थी इस त्यौहार को लेकर के बाज़ारों में, वो थोड़ी सी फीकी ज़रूर हुई है, लेकिन महिलाओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। यही वजह है कि आज भी वो मेहंदी लगाने बाज़ारों में पहुँची हैं और कहीं ना कहीं शॉपिंग करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। खबर प्रयागराज से। बीएचयू के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के पुलिस कस्टडी से लापता होने का ये पूरा मामला है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी है। एसपी सिटी वाराणसी विकास त्रिपाठी ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को यह जानकारी दी है। 29 अक्टूबर को राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। 4 जनवरी 2021 को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। याची अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने याचिका में सीबीआई जांच की मांग की है। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, पूरी जानकारी।
देखिए, पूरा मामला शिव कुमार त्रिवेदी जो कि बीएचयू में बीएससी सेकंड ईयर पीसीएम ग्रुप के छात्र थे, वो लापता हो गए थे संदिग्ध परिस्थितियों में। 14 फरवरी को वो गायब हुए थे और लंका थाना वाराणसी में वहां पर पुलिस हिरासत से गायब हुए थे। और इस मामले में 6 महीने उनके पिता प्रदीप कुमार त्रिवेदी भटकते रहे और उन्हें जब कोई जानकारी नहीं मिली तब उन्होंने अधिवक्ता से संपर्क किया और अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने इस मामले में एक लेटर पिटीशन चीफ जस्टिस को 18 अगस्त को दी थी। और उस मामले में 19 अगस्त को चीफ जस्टिस कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और उसमें याचिका में मांग की गई थी सीबीआई जांच की जाए। कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया था और इस मामले में वाराणसी के एसएसपी को तलब किया था और कोर्ट ने कहा था कि लापता छात्र के बारे में जानकारी दी जाए, नहीं तो इस मामले में निश्चित रूप से कोर्ट किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने के लिए आदेश पारित कर सकती थी। और इस मामले में आज तारीख लगी थी, आज 6वीं बार मामले की सुनवाई हुई और राज्य सरकार की ओर से एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और ये बताया है कि 29 अक्टूबर को राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी है। इस मामले के बाद आज इसको सुनवाई इसकी पूरी हो गई है और अब अगली सुनवाई 4 जनवरी 2021 को होगी। जो याची अधिवक्ता है उनका ये कहना है कि अगर सीबीसीआईडी की जांच संतोषजनक नहीं होती है तो आगे वो कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश इस तमाम जानकारी के लिए।